हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बेटा, मिशन उत्कर्ष मंथ अगस्त कक्षा 10वीं विज्ञान का बेटा चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेके मैं आया हूँ बेटा। तो आइए बिना किसी टाइम लॉस का ये देखते हैं, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन बेटा सारे इंपॉर्टेंट तो अभी के लिए है ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक, शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, आम का जो वृक्ष है उसमें लगभग 2234 कीड़े हैं, 56 पक्षी हैं और 3 सांप रहते हैं। तो ऊर्जा का जो शंकु बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा, तो ऊर्जा का शंकु सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? ऊर्जा का शंकु सीधा बनेगा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, किसका बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होगा? तो बेटा सबसे बड़ा समुद्र होता है, इसलिए समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा? बड़ा होगा। सूर्य से धान बना, धान से को चूहा खाया, चूहा को सांप ने खा लिया। तो उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादन उत्पादन कहाँ से हुआ बेटा? सूर्य प्रकाश को ग्रहण किया कौन? धान ने, और धान का पौधा उत्पन्न हुआ। तो उत्पादन कौन है? धान है। क्या है? धान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हम्म, और जो क्वेश्चन है बेटा उसमें लिखा है क्या होगा यदि, क्या होगा यदि बड़े इलाके में सारी जो कीट भक्षी चिड़िया समाप्त हो जाए। अर्थात कीड़ों को खाने वाले जो चिड़िया हैं बेटा वो समाप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कीड़ों की संख्या लगातार बढ़ते जाएंगे, अर्थात कीटों का प्रकोप क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बगीचे के जीवों की गणना, किसी बगीचे के जीवों की गणना में 5567 घास के पौधे हैं, 453 झाड़ियां हैं, 23 पेड़ हैं व 7769 जंतु हैं पाए गए हैं। इस बगीचे का कुल प्राथमिक उत्पादन होगा। तो प्राथमिक उत्पादन कौन होता है बेटा? वहां पर जो भी वनस्पतियां होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? इतना घास दिया गया है, ये पौधे दिया गया है। तो बगीचे की समस्त जो वनस्पतियां हैं उसका जीव भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका जीव भार हो जाएगा। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, मानव के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र, मानव ने वन बनाया बेटा। ठीक, वही वन क्या है? उसका पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड बेटा हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। ये सारे बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, अभी आपके मिशन उत्कर्ष के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इनकी तैयारी आपको अच्छे से करके रख लेना। ठीक है, घबराएंगे कोई बच्चे नहीं। जैविक घटक कहा जाता है, जैविक घटक बेटा जो पेड़ पौधे होते हैं उसको कहते हैं, उसी को उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्पादक कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को, जो विभिन्न स्तर बन जाते हैं बेटा, उसको खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। जो घास है, घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता है कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक, घास जो जो हरे पेड़ पौधे रहते हैं बेटा उसको अपन उत्पादक कहते हैं, यहाँ पर उपभोक्ता बोला गया है। तो घास को किसने खाया सबसे पहले? टिड्डा ने खाया, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? टिड्डा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट खालिस्तान है बेटा, जिसमें से ये फर्स्ट, वे जीव जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। खालिस्तान, तो खालिस्तान में पहला बेटा चौथा का आंसर आ जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, क्या आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होगा बेटा? सीधा होगा। कैसा होता है? सीधा होता है। विश्व के संपूर्ण ऊर्जा का जो स्रोत है, समस्त ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? सूर्य के द्वारा हो रहा है। ठीक, खालिस्तान जैविक तथा जैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था होती है। तो वो होता है बेटा पारिस्थितिक तंत्र होता है आपका। ठीक है,
खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के अलावा सभी जीव खालिस्तान है। उत्पादक को छोड़कर जितने भी चीज बचते हैं बेटा उसको उपभोक्ता बोलते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा आपका? उपभोक्ता आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इकोसिस्टम जो होता है बेटा आपका, उस शब्द का उपयोग सबसे पहले खालिस्तान ने किया था। तो टेंसेल ने किया था। किसने किया था बेटा? टेंसेल ने। ठीक। आप सोचते सोचते टेंशन लेने लग जाओगे किसने किया, तो वहीं से टेंशन ले रहे हैं तो टेंशन ले किया करके याद कर लेना। ठीक है। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया जो होता है बेटा वो क्या कहलाता है? तो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। क्रमबद्ध ना, पहले उसको किसने खाया फिर उसको खाया, ऐसा वाला। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। ठीक। इसके बाद बेटा ये उत्पादक। इसमें उत्पादक कौन है बेटा? जो जितने भी हरे पेड़ पौधे रहते हैं उसको उत्पादक कहते हैं। अब घटक का काम कौन करता है बेटा? अब घटक का काम आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जनिक जो भी जीवाणु, सॉरी ये गलत है बेटा। अब घटक का काम करता है जीवाणु, तोड़ने का काम। किसका काम? तोड़ने का। अब घटक का काम होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसको सूक्ष्म जीव लोग तोड़ पाते हैं, जीवाणु। ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ, हमारा अकार्बनिक पदार्थ है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कार्बन ही नहीं है तो अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है। प्रथम उपभोक्ता कौन है? प्रथम उपभोक्ता आपका होता है बेटा जितने भी शाकाहारी जीव हैं उसको प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन है? ठीक है। तृतीय उपभोक्ता होगा बेटा आपका सांप, लोमड़ी। इन लोग शाकाहारी जीवों को भी खा देते हैं इसलिए इसको तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है। के बाद है अजैविक घटक। अजैविक घटक बेटा आपका मिट्टी हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गए, ये सब अजैविक घटक है। अब बेटा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग को देखते हैं। ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन एकदम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ना है आप। ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जीवमंडल किसे कहते हैं? तो सभी पारिस्थितिक तंत्र के आपस को जब आपस में मिला मिलाकर एक सबसे बड़ा जो परितंत्र बन जाता है बेटा, उसी तंत्र को जीवमंडल कहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी घटक है सबको मिला मिलाकर एक बड़ा सा तंत्र बन जाएगा, उस तंत्र को क्या कहेंगे? जीवमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जीवमंडल। ठीक है। उसके बाद आपका पारिस्थितिक तंत्र के जो संरचनात्मक घटक का केवल नाम लिखने हैं तो उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जैव भार से आप क्या समझते हैं? जैव भार से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो आंसर बेटा किसी जीव का जो कुल जैविक पदार्थ जो होता है उसका क्या कहलाता है? जैव भार कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 7वां 8वां 9वां जो भी है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 8वां तो ज्यादा ही है। अपघटक किसे कहते हैं अथवा अपमार्जक खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो वे जो मृत कार्बनिक पदार्थ को अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। या जो सड़े गले पदार्थ होते हैं जिसको जो अपना भोजन बनाते हैं बेटा, उन समस्त चीज़ों को क्या कहा जाता है? अपघटक कहते हैं। जैसे जीवाणु और कवक इसका एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें से पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पारस्परिक क्रिया से बने स्वपोषी तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। क्या सभी पौधे को उत्पादक कहा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है। क्या सभी पौधों को उत्पादक कहा जा सकता है? उत्पादक किसे कहते हैं समझ। लगभग सभी पौधे जो होते हैं बेटा सूर्य प्रकाश से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। अतः और भोजन बनाने के बाद उसको रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अतः सभी के सभी पौधों को उत्पादक कहते हैं। ठीक है। उत्पादक किसको बोलते हैं? जो सूर्य प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं ना उसको उत्पादक कहते हैं। ठीक है। के बाद पारिस्थितिक शंकु किसे कहते हैं? पारिस्थितिक शंकु क्या है? ठीक है। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार जो जीव संख्या होता है और ऊर्जा संबंध आंकड़े होते हैं उन समस्त का एक प्रारूपिक बनाते हैं बेटा, उस शंकु को ही क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक शंकु कहा जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की क्या भूमिका होती है? भाई साहब अपघटक क्या करते हैं? जो मृत जीव जंतु होते हैं ना
उसको अपघटित करते हैं। अगर वो ही नहीं होंगे तो टूटेंगे नहीं, और वो टूटेंगे नहीं तो जो पर्यावरण रहेगा बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मृदा को नाइट्रेट जैसे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे। जो अपघटक होते हैं ना, जैसे पेड़ पौधे के सूखी पत्ती हो गए, उसको गलाने का काम करते हैं, फिर उससे मिट्टी को ना नाइट्रेट मिलता है, जिससे वो उपजाऊ होता है। अगर अपघटक नहीं होगा तो ये सारा कार्यक्रम नहीं होगा, ये सारे क्रिया नहीं होगा, और पौधा को जो उपजाऊ चीज चाहिए मिट्टी से मिल नहीं पाएगा। उसके बाद कुछ जीवाणु जैसे कुछ कवक है, मृत पौधे और जंतुओं के शरीरों का अपघटन करते हैं, जिन्हें वे पुनः पृथ्वी के भंडारण में मिला देते हैं। ठीक है। तो ये चक्र टूट जाएगा बेटा। अब घटक का काम क्या है, जो मृत पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं उसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। ठीक है। और मिट्टी में दोबारा मिला देने का काम करते हैं। अगर अब घटक ही नहीं होंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जो क्रिया है वो रुक जाएगा, ये सारा चक्र रुक जाएगा। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है बेटा, विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं का वह रेखीय क्रम जिसके द्वारा भोजन संश्लेषण होने एवं खाए जाने की प्रक्रिया फलस्वरूप ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है, आपका क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला। जैसे कि सूर्य प्रकाश से आता है आपका घास बना, घास को किसी कीड़े ने खाया, किसी कीड़े को कोई मुर्गी खा लिया, किसी मुर्गी को कुत्ते ने खा लिया, कुत्ते को शेर ने खा लिया, ये खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल में बेटा ऐसे ही बहुत सारे खाद्य श्रृंखला को मिलाते जाओगे ना तो उसके बाद एक पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। उस पारिस्थितिक तंत्र को ही क्या कहा जाता है, खाद्य जाल। बहुत सारे खाद्य श्रृंखला को एक साथ लिख दोगे तो क्या बन जाता है, खाद्य जाल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, जैव घटक किसे कहते हैं। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम ज्यादा वाला। तो जैव घटक किसे कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीवित घटक हैं या जितने सजीव घटक हैं उन घटकों को क्या कहा जाता है, जैव घटक कहा जाता है। जैसे कि इसमें आएंगे आपके पेड़ पौधे जीव जंतु। ठीक। ये सारे क्या है, जैव घटक। अजैव घटक क्या है बेटा आपका, पारिस्थितिक तंत्र में जो निर्जीव घटक है उसको अजैव घटक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे सॉरी सूखी जो पेड़ की टहनियाँ हैं टूट के फेंका गिर गया बेटा, उसको बोलेंगे आप अजैव घटक। पानी हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब अजैव घटक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ, ऊर्जा का 10% नियम क्या है, ऊर्जा का 10% नियम क्या है। हमेशा बेटा एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में ऊर्जा का प्रवाह केवल 10% में जाता है। इसको ही क्या कहते हैं, ऊर्जा का 10% नियम कहा जाता है। ठीक है। के बाद है, ये चैप्टर क्लोज हो गया बेटा। ऐसा बोल सकते हैं आपको, घास का एक पारिस्थितिक तंत्र बनाइए, मतलब घास होना चाहिए उसमें, या आपको और कुछ भी दे देगा उसको जोड़ते हुए पारिस्थितिक तंत्र, मतलब उसको कौन खाएगा, उसके बाद उसको कौन खाएगा, ऐसा वाला जो अपना भोजन जो बनाते जाएंगे। ठीक। खाद्य जाल श्रृंखला बनेगा, खाद्य श्रृंखला से खाद्य जाल बन जाएगा। ऐसा एक तंत्र बनाने के लिए आ सकता है। ठीक है। उसको अपने शिक्षा से बना सकते हैं। इसके बाद बेटा चैप्टर 6, विद्युत धारा एवं परिपथ। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं बेटा। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हम्म, चालक का ताप बढ़ाने पर, चालक का ताप बढ़ाने पर क्या होता है। ठीक है। चालक का ताप बढ़ाओगे ना बेटा तो प्रतिरोधकता, क्या, प्रतिरोधकता जो होता है वो बढ़ जाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है बेटा, क्या होता है, एम्पियर। ठीक। ये एम्पियर लिखा हुआ है, नहीं लिखेगा तो देख लेना आप। ठीक है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, ये भी इंपॉर्टेंट है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, क्या होता है, वाट। के बाद है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम। ठीक। ओम नमः शिवाय। चालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो होता है बेटा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चालकता का ऐसा ही मात्रक, चालकता जो होता है
उसका SI मात्रक होगा बेटा आपका ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होगा बेटा? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। मात्रक का मतलब होता है उसको नापते किस में, मापते किस में। जैसे आप अपना वजन को किस में नापते हो? किलोग्राम में। उसी प्रकार विद्युत विभव को किस में मापा जाता है बेटा? वोल्ट में। वैसे ही प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? ओम मीटर है। क्या है बेटा? ओम मीटर है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बेटा इस चैप्टर के। ठीक, ये विद्युत धारा किसे कहते हैं, ऐसा पढ़ना। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक एम्पियर होता है। कोई भी चालक मतलब तार होता है, उसमें प्रवाहित होने वाला जो आवेश होता है बेटा, उसको ही विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगर उस चालक तार में 1 कूलाम आवेश बह रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो उसके मात्रक को 1 एम्पियर कहा जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है, समझाओ। तो बेटा विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है? ऊष्मा का ना विद्युत धारा में कन्वर्ट हो जाना। ऊष्मा जो रहता है उसका विद्युत धारा में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। जैसे विद्युत बल्ब हो गया, आप प्रेस हीटर रखे रहता है, वो क्या होता है बेटा? करंट देते हैं। करंट देते हैं, इससे क्या हो जाता है? विद्युत ऊर्जा जब भी दोगे वो ऊष्मा में बदल जाएगा। विद्युत ऊर्जा दोगे, करंट दोगे, गर्म हो जाएगा। ये विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। किस में होता है? प्रेस है आपका, उसमें हो जाता है। ठीक है, पानी गर्म करने का जो मशीन आता है उसमें हो जाता है, बाल सुखाने का जो मशीन आता है उसमें हो जाता है, ये सब। ठीक, विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। ठीक, तो एकांक धनावेश को, आंसर ये, एकांक धनावेश को अनंत से कहाँ लाएंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अब नेक्स्ट, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो विद्युत शक्ति क्या है बेटा? किसी विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा हानि की दर होता है उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक, के बाद ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है बेटा। ठीक, कोई एक विद्युत परिपथ है जिसमें 0.4 एम्पियर विद्युत धारा बह रहा है। कितने टाइम तक? 10 मिनट तक बहा। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाला जो आवेश है, कितना आवेश बह रहा है उसको बताना है। यहाँ पर परिपथ में विद्युत धारा, धारा को आई से दर्शाते हैं, आई का मान 0.4 दिए है। टी 10 मिनट के लिए दिया, अपन सेकंड में काम करते हैं, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बेटा? 60 सेकंड। 60 को 10 से गुणा कर लो तो टोटल सेकंड 600 सेकंड निकल जाएगा। अब फॉर्मूला, ये सूत्र है बेटा, किसका मान निकालने बोला है? क्यों का। तो नीचे टी है जो ऊपर चला गया, डायरेक्ट आप ये वाला सूत्र भी लगा सकते हो, नीचे वाला। आई का मान 0.4, टी का मान 600, दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा? 240। ठीक, और यहाँ पर जो आवेश होता है उसको नापते किस में बेटा? कूलाम में, इसलिए इसका आंसर कूलाम में आया है। ऐसी एक और क्वेश्चन है बेटा, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कूलाम जो रहता है बेटा वो आवेश होता है, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, तो क्यू का मान दिए है 2 कूलाम। और वैसे ही 10 वोल्ट, देखो पीछे में वी लगा है तो ये वी का मान हो गया। अब बोला कार्य निकालो, तो विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है, या कार्य का सूत्र ऐसा आप डायरेक्ट रट लेंगे, कार्य बराबर विभव गुणा आवेश। कार्य का मान कितना है बेटा? 2, सॉरी कार्य तो निकालना है ना, विभव का मान कितना है? विभव का मान है 10 और आवेश का मान है 2, 10 दूनी 20। कार्य का मात्रक जूल होता है इसलिए इसमें जूल लिखा हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि भाई साहब फ्यूज किसे कहा जाता है? तो फ्यूज क्या है और कौन से पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज क्या होता है बेटा? यह कम गलनांक का तार होता है। यह तांबा, टीन, सीसा, मिश्र धातु से बना, जिसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। और इसको जो विद्युत परिपथ होता है, जैसे आपका मेन वायर जो होता है बेटा, जैसे डायरेक्ट जो खंबे के वायर से आता है, उसके साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। किसके साथ लगा दिया जाता है? श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। जब भी ओवरलोड होता है तो ये पिघल कर क्या हो जाता है? टूट जाता है, और हमारा सारे उपकरण जैसे टीवी या मूल्यवान जितने भी उपकरण हैं
वो सब क्या रह जाता है, सुरक्षित रह जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस चैप्टर से बेटा आंकिक क्वेश्चन, आंकिक मतलब जो गणित वाला प्रश्न होते हैं ना बेटा, उसको आंकिक क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे कि ये किलोवाट घंटा किसे कहते हैं, इसका मान जूल में लिखिए। तो विद्युत खपत को हम, जैसे विद्युत खपत होता है ना, कितना यूज किए, कितना मीटर में आया बिल, ऐसा जो नापते हैं आप देखना, बिजली के बिल में यूनिट लिखा रहता है, कितना यूनिट जला। तो विद्युत खपत मतलब करंट कितना यूज हुआ, उसको हम किलोवाट घंटा में या यूनिट में दर्शाते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 1 यूनिट। ठीक है, ओवरऑल डायरेक्ट लास्ट वाले को रट लेना बेटा आप, 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो चालक होता है उसके प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है। ठीक, तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है, तो निम्न कारक है बेटा। पहला, चालक की लंबाई। चालक मतलब होता है नॉर्मल वायर, प्रतिरोध मतलब जैसे करंट बह रहा है, अब करंट के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न हो जाएगा उसको प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे देखना बरसात बरसात के दिनों में वोल्टेज कम हो जाता है, वोल्टेज कम क्यों होता है, क्योंकि प्रतिरोध आ जाता है, रुकावट उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो अगर जो तार है ना बेटा आपका नॉर्मल तार, उसको ही वायर बोलते हैं, उसी को चालक बोलते हैं। उसका अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। या मोटा तार रहेगा तो उसमें प्रतिरोध कम रहेगा, और पतला तार में प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर, ठीक वही, इसको वही मोटे पतले तार लिख सकते हैं। ठीक है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, मोटा तार में रुकावट कम उत्पन्न होता है, और पतले तार में ज़्यादा होता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, रुकावट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, के बाद प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का नामांकित चित्र बनाएं और उसका तुल्य प्रतिरोध का समीकरण लिखो बोला है। तो समांतर क्रम संयोजन क्या किसे बोलते हैं बेटा, हर एक जो प्रतिरोध रहेगा उसको एक बिंदु से और उसके दूसरे बिंदु को, देखो क्या होता है, ऐसा एक तार बनाएंगे तो इसका 2 सिरा होगा, ये पहला सिरा और ये दूसरा। पहला सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ते जाओ और दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को रख लो, बार बार जोड़ते जाओ। ठीक, तो जोड़ने के बाद जो सीरीज बन जाता है या जो क्रम बनता है, उस क्रम को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। इसका सूत्र 1/r 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3 होता है, और ये इसका चित्र है बेटा। ठीक है, चित्र के साथ आएगा अगर आएगा तो ये। ठीक, के बाद विद्युत परिपथ का जो भी यूज करते हैं, करंट वाले जो भी सामग्री या करंट से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो कौन कौन सी सावधानी आपको रखना चाहिए, इसको तो अपने मन से लिख सकते हो। कि जितना भी घर में वायरिंग होगा तो सबसे पहले अर्थिंग, अर्थिंग मतलब भू संपर्क तार लगाना जरूरी है। घरेलू परिपथ में जितने भी यूज अपन करते हैं, तार हो गया, प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, होल्डर हो गया, सब अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। ये नहीं कि 2 बार यूज किए और जल गया वो। ठीक, अति भारण ओवरलोड जब भी होता है या लघु पतन होता है, ठीक है, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, तो उससे बचने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला जो फ्यूज तार होता है बेटा, उसको लगाना चाहिए। ठीक है, और गीले कप या गीले हाथों से कभी भी छूना नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी ऐसा यूज़ करेंगे तो रबर वाला जो हैंड ग्लव्स आता है उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक, हाँ, ये इम्पोर्टेंट वाला है जो अभी छपेगा ही, ऐसा वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, 12वां वाला, वोल्ट मीटर हो गया, संधि तार हो गया, प्रतिरोध हो गया, इसका चित्र बनाओ करके आएगा। क्या बनाओ करके आएगा, चित्र का संकेत बोलते हैं ना उसको। ये वोल्ट मीटर का संकेत है बेटा। ये संधि तार, संधि मतलब तारों को जब आपस में जोड़ते हैं उसको संधि बोलते हैं, प्रतिरोध को ऐसा दर्शाते हैं। ठीक है, अमीटर, सेम क्वेश्चन है, अमीटर को इस प्रकार दर्शाएंगे, विद्युत बल्ब को इस प्रकार दर्शाया जाएगा, और सेल, सेल को इस प्रकार दर्शाया जाता है। वैसे परिवर्ती प्रतिरोध का ये चित्र है। ठीक है, नॉट हो गया बेटा, 9 में से कोई 3 कन्फर्म है आने वाला भी, हो सकता है ज़्यादा आ जाए।
3 से ज़्यादा, ठीक है, ये बैटरी का है, ये 5 स्टार। ठीक, के बाद ओम का नियम होगा पास। के बाद वही एक और क्वेश्चन बेटा, विद्युत उपकरण का सुरक्षित उपयोग करने के लिए क्या क्या सावधानी, अभी जस्ट जो बताया बेटा वही वाला क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, कि विद्युत उपकरण से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतना चाहिए। ठीक, हाँ। प्रत्यावर्ती व डिष्ट धारा में अंतर को आप पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, एक में दिशा परिणाम बदलते रहता है, इसमें केवल दिशा बदलेगा, परिणाम नहीं बदलेगा। इसका यूज ट्रांसफार्मर में किया जाता है, इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता है। और उसके बाद है बेटा ओम का नियम। कौन सा नियम? ओम का नियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए और अभी मिशन उत्कर्ष के लिए। ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है बेटा? ओम का नियम, ओम ने दिया था ऐसा लिख देना। और ओम के नियम के अनुसार अगर देखो लिखना केवल कितना है, इस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाए अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। केवल इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, कैसे लिखना है? किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसके मध्य ग्राफ खींचना है, अर्थात करके यहाँ से लिखेंगे, अर्थात ये फिर इस बीच वाले साइन को कटमट को हटाते हैं तो बराबर, और आर ये कटमट नहीं है, अनुक्रमानुपाती का साइन बोलते हैं उसको। ठीक है बेटा, तो हटाएंगे तो आर लगा देते हैं बराबर लगा के, और आर को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। ये इसके बीच ग्राफ है बेटा, क्या है? ग्राफ है। बीच में एक सीधा लाइन आएगा ऐसा। ठीक है, बीच में कौन सा लाइन आएगा? एक सीधा लाइन खींचना है आपको। आर को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक, उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, कि प्रतिरोधों के जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसका नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। या प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, आप क्या समझते हो? R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध दे दिए है, इसको कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, और जोड़कर विद्युत परिपथ बनाकर इसका परिणामी प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रतिरोध होता है बेटा, ये पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। ठीक, तीनों प्रतिरोध को क्या करेंगे? पहला प्रतिरोध के सामने वाले हिस्से को दूसरे प्रतिरोध के पीछे वाले हिस्से से, ठीक है, वैसे ही उसके बाद वाले को उसके आगे और उसके पीछे, जैसे जोड़ते जोड़ते बार बार जोड़ते जाते हैं, इससे जो सीरीज बनता है उस सीरीज को बोलते हैं श्रेणी क्रम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए जो सूत्र बनता है बेटा, ये पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, पहले वाले ओम का नियम क्या था? V बराबर आर आई, पहले वाले है तो I1, और यहाँ भी 1 1 लगाना है, आई में 1 नहीं लगाना है। 2 के लिए V2 I R2, V3 के लिए ये हो जाएगा। और ये कुल विभवांतर है, यहाँ पर V1 V2 और V3 का मान रखोगे, इसका मान रखोगे V1 V2 और V3 का मान रखोगे तो ये ऐसा दिख जाएगा। ये V का मान है, इस सभी में क्या है कॉमन? I, तो सभी I कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है, ऐसा करोगे 5 नंबर में आता है बेटा ये। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का केवल मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ बेटा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, खाली स्थान द्वारा स्त्रावित होने वाले एमाइलिज्म, ट्रिप्सन और लाइपजेम हैं, किसके द्वारा होता है बेटा? ये तो छोटी आंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा। आमाशय में स्त्रावित होने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है बेटा? तो उसका नाम पेप्सिन है। क्या है? पेप्सिन है। यकृत से खाली स्थान का स्त्राव होता है, पित्त का। किसका होता है? पित्त का स्त्राव होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में पाए जाने वाले दो संवहन ऊतकों के नाम और उनके कार्य लिखो, या निम्नलिखित का एक एक कार्य लिखो बोल दिया, जाइलम और फ्लोएम।
मोस्ट एंड एकदम ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो यही है। ठीक है, तो जाइलम है एक और एक फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है बेटा, पेड़ पौधे में जो पानी और खनिज लवण होता है उसका संवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और फ्लोएम भाई साहब क्या करता है, फ्लोएम भाई साहब जो पेड़ पौधे में जो पत्तियां होता है ना उसके द्वारा जो भोजन बन जाता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य कर। ठीक है, उसके बाद है बेटा दीर्घ रोम या विलाई किसे कहते हैं। तो जो छोटी आंत होता है बेटा उसके पिछले भाग में उंगलियों के समान एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, पचित भोजन का अवशोषण होता है। जो खाना पच जाता है ना उसको अवशोषित किया जाता है, अवशोषित करके क्या बनाएंगे, एनर्जी मिलता है बॉडी को। क्या मिलता है बेटा, एनर्जी मिलता है। ठीक है, उसके बाद है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कितने एटीपी बनता है हमारे ऑक्सीकरण होता है बॉडी में तब 38 एटीपी बनता है। इसको देख लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, मनुष्य 1 मिनट में कितने बार श्वासोच्छ्वास करता है बेटा, तो 15 से 20 बार। श्वसन लेना और बाहर छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीश्वसन के रासायनिक समीकरण को लिखो बोलेगा तो ये वाला है बेटा, थोड़ा सा टफेस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तब आएगा ये, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एकदम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा आपका ये, रसाकर्षण या परासरण किसे कहते हैं। तो विसरण की क्रिया जब कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले, कम वाले से ज़्यादा की ओर जाना क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। इसी को उल्टा बोल दो, अधिक से क्या बेटा, अधिक से कम की ओर जाना क्या कहलाता है, अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, उसके बाद ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। कोशिकाओं में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है जिसको ही ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका कुपिकाएं किसे कहा जाता है। जो हमारे फेफड़ा होता है बेटा उसका संरचना स्पंजी होता है। कैसा होता है, स्पंजी, दबाओगे तो दब जाता है ऐसा टाइप का। ठीक, छोटे छोटे छिद्र बने हुए होते हैं। इसके अंदर श्वास नलिकाएं कई शाखाओं में बटी होती हैं। जो श्वसन नलिका होता है बहुत सारे ब्रांचेस में बटे होते हैं। इनकी सतह बारीक मुड़ी एवं बुलबुले जैसे संरचना में दिखता है। उन्हीं छिद्रनुमा आकृतियों को ही क्या कहा जाता है, कुपिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कुपिकाएं कहा जाता है। उसके बाद है बेटा कृत्रिम डायलिसिस क्या है। तो जब वो हमारा किडनी जो होता है वृक्क वो अगर खराब हो जाता है तो मनुष्य के द्वारा एक क्या करते हैं, किडनी को कार्य करे इसके लिए शरीर से जो हानिकारक पदार्थ होता है, किडनी क्या करता है बेटा, जैसे मूत्र उत्र जो होता है ये सारी चीज़ों को छान कर अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो उसको अलग करने के लिए मनुष्य के द्वारा क्या करते हैं, किडनी को खराब हो जाने पर कृत्रिम रूप से शरीर में हानिकारक पदार्थों को निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, कृत्रिम डायलिसिस कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन बेटा क्रमाकुंचन किसे कहा जाता है। तो आहार नली की जो भित्तियों में मांसपेशियों में जो क्रमशः संकुचन और फैलाव होता है, संकुचन और फैलाव। ठीक है, संकुचन मतलब देखो स्ट्रेट हो गए तो बेटा आपका फैलाव हो जाएगा, और थोड़ा झुक के बैठोगे तो बॉडी पार्ट संकुचित हो जाता है। ठीक, वैसे ही आहार नाली जो होता है बेटा, हम लोग खाना वाना खाते हैं उसके आहार नलियों में क्या होता है, आहार पहले एक जगह इकट्ठा होता है फिर फैलता है, इकट्ठा होता है फिर फैलता है मांसपेशियों के द्वारा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्रमाकुंचन कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, डायग्राम अगर आ रहा है अभी तो रियो की पट्टी के स्टोमेटा का चित्र आ सकता है बेटा। ये डायग्राम को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, ऐसे ले लो और बना लेना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो आ सकता है। ठीक, इसके बाद है बेटा हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र। किसका चित्र बेटा, हृदय जो है हमारा उसका स्वच्छ नामांकित चित्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अभी इस साल आया था। ठीक है, उसके बाद है आपका नेफ्रॉन या उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। ये है बेटा। ठीक है, इस डायग्राम को भी देख लेना आप। उसके बाद है मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, ये अभी आ सकता है आपके एग्जाम में। मिशन उत्कर्ष में क्या, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित
चित्र। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है उसको लिखकर उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है उसको ग्रहण करते हैं और जल के साथ क्रिया करके भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है बेटा, मनुष्य में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है। तो हम लोग बेटा जितने भी खाना वाना पदार्थ खाते हैं, ठीक है, चाहे वो ठोस रूप में हो, ठीक है, चावल हो या दाल हो या जो भी रहे ये पदार्थ हो, सबको खाने के बाद बेटा क्या होता है, पाचन की क्रिया होता है। फिर समस्त चीज़ों में क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ या प्रोटीन होता है, वो टूटता है। ठीक, सब में यूरिया होता है, अम्ल होता है। अब इसको बाहर आना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें ऐसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है जो बॉडी के लिए क्या होता है बेटा, अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अगर वो रहेगा तो क्या होगा, जो आसपास की चीज़ें हैं वो खराब होना चालू हो जाएगा। तो मूत्र के रूप में हमारा मूत्राशय में वो इकट्ठा होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे उसको समय समय पर जब ऑर्डर मिलता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अमाशय में स्त्रावित HCl का कार्य बताओ। तो अमाशय जो है बेटा, उसमें HCl जो बनता है उसका काम क्या है। उसका काम यह है बेटा, इससे जो मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन बनता है। HCl के द्वारा भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है और HCl जो बनता है वो भोजन को सड़ने से बचाता है। वरना हम लोग खा लिए, तुरंत खा लिए, अंदर गए सड़ गया, एकदम बदबू है ऐसा टाइप का। ठीक है, जिसमें HCl नहीं बनेगा तो भोजन सड़ना चालू हो जाएगा बेटा बॉडी के अंदर। इसके बाद अंतरों में देखेंगे तो श्वासोच्छ्वास और श्वसन की क्रिया को बताना है। ठीक है, तो ये जो है श्वसन रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि श्वासोच्छ्वास यांत्रिक अभिक्रिया है। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इसके द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन को अंदर व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। इसमें जो ऊर्जा बनता है ATP के रूप में बनता है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। श्वसन की जो क्रिया होता है बेटा, कोशिकाओं के अंदर होता है, जबकि ये जो होता है कोशिकाओं के बाहर होता है। ठीक है, चार अंतर काफ़ी है। पांचवा भी देख लेते हैं। तो इसमें प्रकिंडवन मतलब टूटने तोड़ने का जो काम होता है उसके लिए एंजाइम की आवश्यकता, एंजाइम की, जबकि श्वासोच्छ्वास के लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस बनता है उसका स्वच्छ नामांकित चित्र द्वारा इसको समझा। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे जिसमें हरित लवक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन गैस और अपना भोजन बनाते हैं। ये उसका अभिक्रिया है बेटा। ठीक है, ये उसका नाम चित्र है। ठीक है, ये आपको आपके स्कूलों में अभी प्रैक्टिकल होगा ना, वहाँ करवाए जाएंगे, तो उसके लिए भी एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक काम करो, अभी से तैयारी कर लो इसको। ठीक है, प्रैक्टिकल भी अच्छा जाएगा आपका। के बाद है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका ये, सीरा एवं धमनी में अंतर बताओ या सीरा धमनी में अंतर। ठीक है, इसको आप बेटा देख लो। आप धमनी जो होता है बेटा क्या होता है, हृदय के ऊतकों तक ये क्या करता है, जो खून होता है या ब्लड होता है उसको रुधिर कहते हैं, हृदय तक ले जाने का काम करता है। ये हृदय से वापस लाता है, रुधिर को ऊतकों से हृदय तक लाती है। यहाँ क्या था, रुधिर को हृदय से ऊतक तक, हृदय में जो ब्लड होगा उसको ऊतक तक लाएगा धमनी, और ये सीरा ठीक उल्टा काम। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, केवल फुसफुस जो धमनी होता है उसमें अशुद्ध रक्त, इसमें केवल फुसफुस सीरा बस में शुद्ध रक्त बहेगा। उल्टा है बेटा, अंतर उसी को बोलते हैं। धमनी में जो ब्लड होता है झटके के साथ बहता है, इसमें ब्लड जो होता है धीरे धीरे बहता है। जो धमनी होता है इसमें चूंकि झटके के साथ ब्लड बह रहा है तो उसको सहने के लिए मोटी भित्तियाँ होता है और लचीलापन होता है। इसमें इसमें भित्तियाँ पतली होता है और कम लचीलापन होता है। जीवन या जीव जो होता है उसकी मृत्यु होने के पश्चात ये खाली हो जाता है, जबकि जीव की मृत्यु के पश्चात इसमें रक्त रहता है उसके बाद भी। ठीक है, धमनिया शरीर के गहराई में उपस्थित होता है, जबकि सीरा जो होता है हमारी बॉडी के जो ऊपरी सतह पर उपस्थित होता है। ठीक, के बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर, ठीक है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अल्कोहल बनता है। इसमें 38 एटीपी अणु बनता है, जबकि इसमें 2 एटीपी अणु बनता है, ठीक, ये अंतर है इसका। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर क्लोज बेटा, ठीक है। ये देखते हैं, मनुष्य के आहार नाल का सचित्र नामांकित चित्र बनाना है। आहार नाल बेटा हम लोग जो भी खाते वाते हैं, पाचन की जो क्रिया होता है उसका स्वच्छ नामांकित ये चित्र है, तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आई होप बेटा मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम, आपका मिशन उत्कर्ष और आपके पढ़ाई में मदद करें। ऐसे ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको समय पर दे आपको मिल पाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ठीक। मैं पवन यादव सर ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ बेटा न्यू वीडियो के साथ आपको ज़रूर मिलूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी लाइक करके जाइए।